Hello students, welcome back to Logic Simplified. We are doing a Java series, and in the last video we have done with if else and switch case. So as I promised, in this video I will take if else and switch case more programs. कैसे इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं वो भी देखेंगे. केवल if else के भी कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे, केवल switch case के भी कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे. So let me remind what we did in that. लास्ट वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको भी चेक करो. एक शॉर्टकट में समझाती हूँ क्या किया था. इफ एल्स और स्विच केस दोनों ही क्या होते हैं? दे आर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स वेयर यू हैव अ पर्टिकुलर कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यू हैव टू सेलेक्ट व्हाट टू बी डन, राइट. इसके फ्लो चार्ट्स भी बहुत किए हैं, इसके एल्गोरिथम्स भी बहुत किए हैं. अगेन आई एम रिमाइंडिंग कि अगर किसी को भी प्रोग्रामिंग बेसिक से सीखनी है तो प्लीज़ फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, वो सारे वीडियोज़ चेक करो. उसके बाद बिगिनर्स फॉर जावा यहाँ तक आओ. नाउ if else is basically used to take a decision. It can be having more ladders like if, else if, else if, else if, else. तो multiple conditions हो सकती है, right? if else if में एक हमको जो फ़ायदा है जो कि स्विच केस में नहीं है वो क्या? if else if में रेंजेस पे काम कर सकते हो. लाइक a का वैल्यू 10 से बड़ा होना चाहिए, a का वैल्यू 20 से बड़ा होना चाहिए. यू कैन वर्क इन दैट. लेकिन स्विच केस वर्क्स ओनली एंड ओनली फॉर इक्वालिटी. मीन्स आप सिर्फ ये चेक कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर वेरिएबल किसी एक वैल्यू के इक्वल है या नहीं है, ना बड़ा ना छोटा, ओनली फॉर इक्वालिटी. सो ये बेसिक डिफरेंस है स्विच केस और इफ एल्स के बीच में. फिर इफ एल्स आपका सारे ऑपरेटर्स पे भी काम करता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स सब चलते हैं उस पर. स्विच केस में ऐसा कुछ नहीं होता. स्विच केस कैन वर्क ओनली विद कैरेक्टर्स एंड इंटीजर्स, whereas your if कैन वर्क विद ऑल द डेटा टाइप्स and structure, syntax and some small programs that I have covered in the previous video. Let's start quickly. So today we are going to take only programs, right? First program I am taking. Here I will introduce some slab programming. Slab programming का क्या मतलब होता है? जैसे कभी क्वेश्चन में ऐसे कुछ आता है कि first 100 units, next 50 units, then next 50 units, then remaining. तो ऐसे क्वेश्चंस आप कैसे करोगे? ये चीज़ आपको टैक्स के साथ आ सकती है. गैस बिलिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग, मोबाइल बिलिंग, इन सारे क्वेश्चंस में आपको नेक्स्ट या अप टू ऐसे करके मिलेगा. इन क्वेश्चंस को करने का ट्रिक समझते हैं. इनपुट नंबर ऑफ लेट डेज फॉर सबमिटिंग अ बुक इन लाइब्रेरी. एक लाइब्रेरी से आपने बुक इशू करवाई और आपने उसको कुछ लेट डेज में जमा करवाया. जैसे आपको विद इन 5 डेज करवानी थी, नहीं करवाई, तो उसके अकॉर्डिंग आपका फाइन कैलकुलेट होता है. तो देखिए वो कैसे फाइन कैलकुलेट हो रहा है. लेट डेज, कितने दिन लेट जमा करवाई, फाइन पर डे. ठीक है, लेट डेज. अगर आप 5 डेज के अंदर अंदर बुक को सबमिट करते हो, लेट डेज 1 रुपीज़ पर डे. Next 10 days, it says suppose 2 rupees per day. Next days, next कुछ तो लेना पड़ेगा वो criteria. Next 10 days, so that should be, suppose if I say 2.5 rupees, and if I say more than 25 days, okay, so that is 3 rupees. So ऐसे क्वेश्चंस में आप कैसे कैलकुलेशन करोगे? Let's say सपोज मैंने आपको बुक सबमिट की है 12 डेज, ये मेरे लेट डेज है. 12 डेज लेट अगर मैं बुक सबमिट करती हूँ तो आप मुझसे मांगोगे 12 इंटू 2 रुपीज़, दैट इज़ 24 रुपीज़. बट अकॉर्डिंग टू दिस स्लैब ये कैलकुलेशन गलत है. क्यों गलत है? 24 रुपये नहीं मांग सकते हो, 24 रुपीज़ मैं नहीं दूंगी. क्यों नहीं दूंगी? देखिए, पहले 5 दिन का जो कैलकुलेशन होना चाहिए, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू 1 रुपी. तो पहले 5 डेज का आई एम गोइंग टू गिव यू ओनली 1 रुपी, करेक्ट. तो कितने दिन बचे? मैंने 12 लेट डेज बोला था. ठीक है, तो फर्स्ट 5 डेज का कैलकुलेशन तो यहाँ पे हो गया. अब कितने दिन बचे हैं? 7 डेज. सो 7 डेज का कैलकुलेशन शुड गो अकॉर्डिंग टू 2 रुपीज़. कैलकुलेट करिए इसको. 5 + 14 कितना हो गया? दैट इज 19 रुपीज़. एंड यू वर पेइंग एंड यू वर आस्किंग फॉर हाउ मेनी रुपीज़? 24. दैट आई एम नॉट गोइंग टू पे. करेक्ट. सो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं? लेट्स स्टार्ट. ये हम लोग करेंगे जावा में, जिसमें मैं आपको इनपुट भी लेके सिखाती हूँ. इनपुट पे मैंने आपको स्कैनर सिखा दिया है. सो अब जो मेरे रिमेनिंग प्रोग्राम्स होंगे उसमें मैं स्कैनर नहीं यूज़ में लूँगी, जस्ट टू सेव आवर टाइम, राइट.
Name of the class, library. Let me increase font size for you all. Class, library. As I'm not taking input using scanner, so that's why I am not importing util package. Public static void main, and here only I'm taking number of days. कितने late days book submit हुई है, right? And हम fine को double ले लेते हैं क्योंकि हमने बीच में 2.5 का slab भी एक रखा है. So if my days less than equal to 5, the fine was calculated as days multiplied by 1. Simple, done. Then next is else if days लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे हमें कैलकुलेशन दिखाने के लिए आपको नोटपैड दिखाती हूँ. नेक्स्ट 10 डेज मतलब 5 + 10, यहाँ 15 से कैलकुलेशन होगी. सो इफ डेज लेस देन इक्वल टू 15, इट शुड बी कैलकुलेटेड लाइक फाइन इज इक्वल टू पहले 5 दिन, हाउ मच, 1 रुपी. नाउ जो भी डेज यूजर ने डाला -5 होना चाहिए क्योंकि पहले 5 दिन की कैलकुलेशन आप कर चुके हो, मल्टीप्लाइड बाय 2. सो दिस इज द कैलकुलेशन इफ योर days are in this range. Then let's see the next range क्या कहती है. next range में क्या लिखा हुआ है, next 10 days. okay, तो यहाँ पे क्या आएगा, else if days less than equal to 5, 10, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, correct. now let's calculate. fine is equal to, this is for first 5 days, then next 10 days, then days minus 15, right? क्योंकि 15 डेज का कैलकुलेशन आप कर चुके हो एंड दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विद 2.5. else means remaining days more than that. The fine should be calculated like 5 into 1 plus 10 into 2 plus next कितना था, 10 था, 10 into 2.5 plus. so कितने डेज हो चुके हैं, 10 plus 10 20, 20 plus 5 25, और ये होना चाहिए डेज -25 मल्टीप्लाइड बाय 3, आई गेस हमने लिया था. डन. नाउ लेट्स डिस्प्ले द कैलकुलेशन जो भी आपने किए, कितने दिन लेट आपने सबमिट किया बुक को, दैट इज योर डेज एंड अकॉर्डिंग टू दैट कितना फाइन कैलकुलेट होना चाहिए वो हमने लिया है फाइन वाले वेरिएबल में. लेट्स कैलकुलेट. compile, no syntax error, and here we go. मैं 12 डालती हूँ, that is 19 rupees which we have calculated manually. I'll show you that also. See this. So in that way कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको क्वेश्चन मिलेंगे मोबाइल का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, tax calculation, like that. After this let's do one switch case का प्रोग्राम. switch case के प्रोग्राम में मैं आपको बताती हूँ कौन सा ले रही हूँ मैं. input users choice from given menu. तो यूज़र को आप मेन्यू में से चॉइस देंगे. पहले हम उसको दे रहे हैं बस नंबर. बस नंबर भी इफ़ यू रिमेंबर हमने किया था, नंबर विच इज़ divisible by 7 और 7 at unit place. ठीक है, तो जो नंबर आप इनपुट करवा रहे हो आपको उसका क्या चेक करना है, बस नंबर चेक करना है या दूसरा मैं आपको दे रही हूँ स्पेशल नंबर. थोड़ा और आसान करते हैं इसमें हम, चलो हम इवन नंबर दे देते हैं. इवन नंबर इवन है या ऑड है. ओके, दैट इज़ वेरी सिंपल. सो अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप उसको स्विच केस के, सी बच्चों आपको बस नंबर अलग से आता है, इवन ऑड भी अलग से आता है, बट जब ये मेन्यू ड्रिवन हो जाता है ना तो हमको ये समझ में आता है कि इसको हम अरेंज कैसे करें, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा. बहुत ईजी है. एंड वेन एवर इट इज़ मेन्यू ड्रिवन, ऑलवेज रिमेंबर मेन्यू ड्रिवन नाम से समझ जाओ कि आपको एक क्वेश्चन कैसे करना है यूजिंग स्विच केस. डेफिनेटली यहाँ पे मुझे यूज़र से वैल्यू लेनी है, सो मुझे इंपोर्ट लगाना ही पड़ेगा. इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार क्लास मेन्यू
पब्लिक स्टडी। और आई गेस अपना लास्ट वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें हम लोग फॉल थ्रू के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो फॉल थ्रू से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्कैनर लेना है हमको इसमें, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system डॉट इन एंड यस, यूज़र को चॉइस देनी है तो यूज़र को चॉइस प्रॉपरली दो। फर्स्ट चॉइस क्या था, बस नंबर, राइट। और सेकेंड चॉइस क्या था, दैट वाज इवन और ऑड। इवन और ऑड इज नथिंग न्यू फॉर यू, ये सब आप लोग कर चुके हो, बट अब हम इसको कैसे कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं यूजिंग स्विच केस। अब हम यूजर से उसकी चॉइस मांगेंगे, एंटर चॉइस, CH में उसकी चॉइस लेंगे, दैट इज SC डॉट नेक्स्ट इट, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या होना चाहिए, आपको वो नंबर भी तो लेना पड़ेगा जिस नंबर को आपको चेक करना था, राइट। एंटर नंबर। सो आफ्टर गेटिंग ऑल द वैल्यूज, अब हमारा टारगेट क्या होगा, स्विच केस में इसको अरेंज करना। इतना आपको अच्छे से आता है, राइट। स्विच ऑन CH, केस 1, यहाँ का केस 1 क्या बोलता है, यहाँ का केस 1 बोलता है दैट द वैल्यू ऑफ CH इज 1, करेक्ट। ओके, अगर CH की वैल्यू 1 है तो आप केस 1 में हो, और अगर आप केस 1 में हो इसका मतलब आपको क्या चेक करना है, द नंबर इज बस नंबर और नॉट। अब आप देखिए स्विच केस के अंदर हम क्या लगा रहे हैं, इफ एल्स, राइट। सो कंडीशन शुड बी नंबर अगर 7 से डिविजिबल है और नंबर को मैं 10 से डिवाइड करूं और 7 आ जाए, then what I can say is yes, it's a buzz number, right? Else it's not a buzz number, simple. और अगर एक की कंडीशन है तो आपको याद होगा हमने टर्नरी के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, तो आप यहाँ पे टर्नरी भी लगा सकते हैं, नॉट अ बस, करेक्ट, डन। एंड इसके बाद ब्रेक क्यों लगाते हैं, ये आपको आंसर मिलेगा पिछले वीडियो में। और यहाँ पे हम बहुत सिंपली काम करेंगे, नंबर 2 इक्वल टू 0, then what I can say is yes, it's an even number, else and we are done. The default is what, it will work only and only when the कंडीशन इज फॉल्स, मतलब ऊपर का कुछ भी केस मैच नहीं हुआ तो वो डिफॉल्ट में आएगा, एंड इट इज जस्ट लाइक योर एल्स ब्लॉक ऑफ इफ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन व्हाट शुड बी हियर, इनवैलिड ऑप्शन। अब बच्चों ये तो इनवैलिड ऑप्शन बोल के निकल जाएगा, बट एक्चुअली प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, आप जब ATM में जाते हो, ATM मशीन में जाते हो, तो अगर आपने कोई इनवैलिड ऑप्शन डाला तो भी वो आपको चांसेस देता है सच एज कितने ऑप्शंस तक आप दे सकते हो, 3 बार 4 बार 5 बार, उसके बाद वो आपको बाहर निकालता है कि यू आर नॉट एन ऑथराइज्ड पर्सन, करेक्ट। सो यहाँ पे भी मैं वो करना चाहती हूँ कि यूजर ने अगर पहली बार में गलत वैल्यू डाली तो उसको वो वैल्यू वापस मांगे, उससे फिर से डिमांड करे, लेकिन उसी चीज़ को फिर से चलाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो का टारगेट होगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। इस प्रोग्राम में क्या होगा, अगर मैंने 3 डाला तो वो इनवैलिड ऑप्शन बोल के बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं चाहिए। इनवैलिड ऑप्शन री एंटर, वापस डाला, इनवैलिड ऑप्शन री एंटर। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कितने चांसेस देना चाहते हो। अगर आपने बोला कि मैं 3 चांस तक देना चाहता हूँ तो 3 चांस देगा, उसके बाद बोलेगा यू आर नॉट एन ऑथोराइज्ड पर्सन, और आपको फिर उसके बाद बाहर निकालेगा। यहाँ देखिए यहाँ पे कैसे होगा, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग की खासियत यही है कि ये प्रोग्राम थोड़े से बड़े होते हैं। 1 एंटर किया था मैंने, फिर 17 डाला, दैट इज माई नंबर एंड इट्स अ बस नंबर, करेक्ट। नाउ इट शुड आस्क डू यू वांट टू प्रोसीड, डू यू वांट टू एंटर अगेन, वापस चलाना है प्रोग्राम को, यू वांट टू गो टू मेन मेन्यू। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमको अभी क्या नहीं आता है, हमको भी लूप नहीं आता। 2 नंबर एंटर करना है 21, यस इट्स एन ऑड नंबर,
एंड अब मैं आपको एक इनवैलिड चॉइस डाल के दिखाती हूँ। मैंने 3 डाला। अब देखिए, अगर मैंने 3 डाला है तो इसको मुझसे नंबर नहीं मांगना चाहिए। इस चीज़ का आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। सी 3 डाला मीन्स वॉट? 3 इज माई इनवैलिड चॉइस, सो वाई इट इज आस्किंग फॉर द नंबर? करेक्ट। अब मैं नंबर डाल रही हूँ, डेफिनेटली मुझे बताएगा इनवैलिड ऑप्शन। लेकिन अगर मैंने 3 डाला तो मेरा कंट्रोल एंटर नंबर पे नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्लीज इसका आंसर मुझे आप लोग लिख के दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनफैक्ट अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है तो भी आप वो मुझे शेयर कर सकते हो। आई विल गिव यू इट्स आंसर। मैं आपको वो करके दे दूंगी। ये आपका बस नंबर का क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको किसी भी तरह का इफ एल्स और स्विच केस से रिलेटेड आउटपुट अगर आ जाएगा तो क्या करोगे? देखिए, हम एक आउटपुट की प्रैक्टिस करते हैं और आउटपुट क्वेश्चंस लेते हैं पहले इफ एल्स के साथ, ठीक है। int a is equal to, suppose if I say 10, and question is, suppose if a plus plus equal to 10, sorry, system dot out dot println, here a is equal to, then if I say if a equal to 12, system dot out dot println, now a is equal to, if plus plus a equal to 14, in this a equal to plus a, else finally a is equal to plus a. Now let's see the output. इसका आउटपुट निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है। अब देख लो, मैंने 2 इफ लगाए, इफ, तो ये जो 2 इफ है ये थोड़े अलग हैं और ये इफ एल्स एक ब्लॉक है। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका देखते हैं। a का वैल्यू क्या है? इनिशियली 10। इफ a प्लस प्लस इक्वल टू 10, इफ यू रिमेंबर a प्लस प्लस दैट इज व्हाट? पोस्ट इंक्रीमेंट। तो आप a को अभी इंक्रीज मत करिए, आप पहले a को चेक करिए। a इज व्हाट? 10 एंड 10 इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है मतलब मैं यहाँ पे रहूंगी, यहीं पे रहूंगी। लेकिन आउटपुट मेरा क्या आएगा? हियर a इज इक्वल टू 11। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? द रीजन इज व्हाट? आपने इसको 10 को चेक किया, बट 10 को चेक करने के बाद a प्लस प्लस हुआ, मतलब a का वैल्यू चेंज हुआ। सो अब a का वैल्यू क्या कंसिडर होगा? 11 कंसिडर होगा। मुझे अपना पहला आउटपुट मिला, दैट इज हियर a इज इक्वल टू 11। करेक्ट। अगर ये इफ एल्स ब्लॉक होता तो मेरा प्रोग्राम यहीं खत्म हो जाता, लेकिन मेरा प्रोग्राम खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने इफ के बाद वापस यहाँ पे इफ लिखा है, तो ये यहाँ पे भी चेक करने आएगा। अभी a का वैल्यू यहाँ पे क्या चेक होगा? 11। 11 और 12 इक्वल है क्या? नो, ये वाला पार्ट नहीं चला। फिर वापस इस इफ में भी घुस गया। क्यों घुसा? इस इफ में जाने का रीजन क्या है? क्योंकि ये इफ लिखा हुआ है, एल्स इफ नहीं है। अब यहाँ पे अगर आएगा तो 11 वैल्यू लेके आया है, यहाँ पे क्या बना देगा? उसको 12 बनाएगा। 12 इक्वल टू 14 विच इज फॉल्स। अब ये जब फॉल्स हुआ तो इसके एल्स में जाएगा, यानी अब आउटपुट क्या आया? फाइनली a इक्वल टू क्या होना चाहिए? हमने यहाँ से क्या चेक किया था? a था, यहाँ पे 11 हुआ। 11 इक्वल टू 12 नहीं हुआ, यहाँ चेक करने आया, प्लस प्लस a की वजह से 12 बना। 12 इक्वल टू 14 फॉल्स हुआ, इसलिए एल्स में आया। सो फाइनली a इज इक्वल टू 14, दैट विल बी योर आउटपुट। सो ऐसी सब चीज़ों में ध्यान रखो कि देखो ये एल्स भी चला। आप ऐसे सोचो कि अरे ये इफ चल गया तो नीचे वाला एल्स तो क्यों ही चलेगा? नो, बिकॉज नीचे वाला एल्स इस प्रीसीडिंग इफ के साथ जाएगा, राइट? तो ये आउटपुट आएगा। ऐसे कुछ और आउटपुट क्वेश्चंस इफ एल्स से रिलेटेड हुए या इससे रिलेटेड हुए, आपको अगर कहीं अटक जाते हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो यू कैन पुट इट
मैं स्विच केस का भी एक क्वेश्चन ले लेती हूँ ऐसे. int ch is equal to, suppose if I say 1, switch on ch, case 1, system dot out dot println. और देखिए यहाँ पे हमने क्या नहीं लगाया, ब्रेक नहीं लगाया. केस 2, independent code, robust, secure and then break. और यहाँ पे मैं डालती हूँ डिफॉल्ट. एंड दिस इज माय इनवैलिड चॉइस. ठीक है. नाउ इफ द वैल्यू इज 1, ओके, पहला ही केस मैच हो गया. अगर वैल्यू 1 है तो आंसर क्या आएगा, ओओपी. करेक्ट. ब्रेक नहीं होने की वजह से केस 2 में भी जाएगा. सो ओओपी एंड इंडिपेंडेंट कोड दोनों ही आंसर आएंगे अगर आपके सीएच की वैल्यू 1 है तो मैं यहाँ पे आपको ना नीचे सारी चीजें मेंशन भी करके देती हूँ कि अगर सीएच की वैल्यू 1 है तो आंसर क्या क्या आया, ओओपी भी आया और इंडिपेंडेंट कोड भी आया. अगर सीएच की वैल्यू 2 होती तो क्या आंसर आता, वेरी सिंपल. 2 होती तो हम सीधे इस केस को मैच करते, इंडिपेंडेंट कोड आंसर आता, ब्रेक हो जाता क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लिखा है. सिमिलरली केस 3 होता तो रोबस्ट करके बाहर निकल जाते हैं. अगर केस 3 यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाती, सपोज मैंने ब्रेक नहीं लगाया, ठीक है, और 3 थर्ड केस है तो रोबस्ट आएगा, फोर्थ में भी जाएगा, सिक्योर भी होगा. और अगर यहाँ पे भी ब्रेक नहीं है बच्चों तो ये जरूर ध्यान रखना कि डिफॉल्ट में भी जाता है. ऐसा नहीं सोचने का कि डिफॉल्ट तो तभी चलता है जब ऊपर का कोई भी केस मैच नहीं होता है. नो, इफ ब्रेक इज एब्सेंट इट विल एग्जीक्यूट डिफॉल्ट ऑल्सो. सो इन द केस ऑफ, मैं यहाँ पे ये वाला केस लिखती हूँ, अगर CH की वैल्यू 3 है ना, देन योर आउटपुट विल बी रोबस्ट, सिक्योर एंड इट विल गो इन डिफॉल्ट ऑल्सो. राइट. तो ये छोटे कुछ आउटपुट्स का ध्यान रखो, कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स का ध्यान रखो. एल्स इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रोग्राम, यू कैन शेयर विद मी. एल्स एनी अदर प्रोग्राम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, अगर आप फॉलो कर रहे हो, कोई टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हो, वहाँ का कोई डाउट है, कोई नेट पे से आपने लिया कुछ डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. आई होप ऑल दीज थिंग्स आर ईजी. Stay tuned, stay connected. Thank you for now. Please like, comment and share our channel. Thank you.